आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। बिल्कुल, खासकर उन लोगों के जो शिक्षा या एक नए जीवन की तलाश में कनाडा जाने का सपना देखते हैं। हाँ, हमारा आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य आधार कनाडा की नई इमिग्रेशन नीतियों और पीआर नियमों में हुए बदलावों से जुड़ी रिपोर्ट्स हैं। और सच कहें तो ये बदलाव काफी चौंकाने वाले हैं। कनाडा की इमिग्रेशन मिनिस्टर लीना मेटलाज ने रातों रात 3 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। एकदम सही, और आज हमारा मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। हम इन 3 बड़े बदलावों की तह तक जाएंगे, वो भी बिना किसी भारी भरकम कानूनी भाषा के। हम इसके पीछे के जो गणित है और अर्थव्यवस्था की जरूरतें हैं उन्हें समझेंगे। बिल्कुल, चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये बदलाव उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जो कनाडा की स्थायी नागरिकता चाहते हैं। हाँ, क्योंकि यह सिर्फ नियमों का एक नया पुलिंदा नहीं है, ये एक देश द्वारा अपनी पूरी डेमोग्राफिक और आर्थिक नींव को फिर से ढालने की कोशिश है। मतलब ये सिर्फ वीजा देने या रोकने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। अक्सर लोग इमिग्रेशन को सिर्फ इसी चश्मे से देखते हैं, लेकिन देखिए, गहराई में जाने पर पता चलता है कि यह किसी भी विकसित देश का सबसे शक्तिशाली आर्थिक हथियार होता है। सही कहा। तो जब कोई देश अचानक से अपनी नीतियों में इस तरह का बदलाव करता है तो वो क्या कर रहा होता है? वो दरअसल अगले 20 या 30 सालों के लिए अपने समाज, अपने इनोवेशन सेक्टर और अपनी लेबर मार्केट का खाका तैयार कर रहा होता है। ये बिल्कुल एक रीबूट बटन दबाने जैसा है। रीबूट बटन, ये काफी सटीक शब्द है। मतलब पिछला सिस्टम अब काम नहीं कर रहा था। हाँ, इन हालिया घोषणाओं को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि पिछला सिस्टम वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहा था। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पहले सबसे बड़े और शायद सबसे प्रभावशाली बदलाव की ओर चलते हैं, जो कि सीधे तौर पर उच्च शिक्षा से जुड़ा है। जी हाँ, जो भी छात्र मास्टर डिग्री या पीएचडी के लिए कनाडा का रुख कर रहे हैं उनके लिए रास्ते अब बिल्कुल खोल दिए गए हैं। और सबसे पहली बड़ी बात यह है कि ऐसे छात्रों के लिए अब पीएल यानी प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग कनाडा इमिग्रेशन को फॉलो करते हैं वे जानते हैं कि ये पीएल की प्रक्रिया कितनी थकाऊ हो सकती है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी अतिरिक्त कागजी रुकावट थी, एक तरह की लाल फीताशाही। हाँ, लेकिन बात सिर्फ एक लेटर को हटाने की नहीं है, इसके साथ ही एक और बड़ी घोषणा हुई है। पति या पत्नी के वर्क परमिट को लेकर। एकदम सही। ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र अब अपने जीवन साथी को ओपन वर्क परमिट पर अपने साथ ला सकते हैं। और पढ़ाई पूरी करने के बाद इनके लिए पीआर हासिल करना बेहद आसान बना दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे ग्लोबल टैलेंट के लिए एक रेड कारपेट बिछा दिया गया है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये कदम कनाडाई सरकार की प्राथमिकताओं को शीशे की तरह साफ कर देता है। मतलब उन्हें किस तरह के लोग चाहिए ये बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, क्योंकि वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा टैलेंट वॉर चल रहा है। हर देश को सबसे अच्छे दिमाग चाहिए। बिल्कुल। हर विकसित देश ये जानता है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था कारखानों से नहीं चलेगी, वो रिसर्च लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन से चलेगी। और ये मास्टर और पीएचडी करने वाले छात्र ही वे लोग हैं जो नई तकनीक विकसित करते हैं। सही कहा। यही लोग पेटेंट रजिस्टर करते हैं और नई कंपनियों की नींव रखते हैं। अगर कनाडा ऐसे दिमागों को अपनी कागजी कार्रवाई में उलझा देगा तो वे तुरंत अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। बिल्कुल। और कनाडा ने इस खतरे को भांप लिया है। और जो आपने जीवन साथी को ओपन वर्क परमिट देने की बात कही, वो भी कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, क्योंकि जब कोई पीएचडी कर रहा होता है तो उसे काफी सपोर्ट चाहिए होता है। एकदम सही। जब कोई शोधकर्ता 3 या 4 साल तक किसी जटिल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है तो उसे एक स्थिर पारिवारिक सहयोग की जरूरत होती है। और अगर उनका परिवार साथ है और आर्थिक रूप से योगदान दे पा रहा है तो उनके लिए वहां रुकना आसान हो जाता है। वो रिसर्चर उस देश में अपना 100% दे पाता है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक नजरिया है। एक तरह से कनाडा कह रहा है कि हम सिर्फ आपका दिमाग नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप अपना पूरा जीवन यहाँ बसाएं। ये टैलेंट को रोक कर रखने का एक बेहद आक्रामक लेकिन समझदारी भरा तरीका है। उच्च शिक्षा वाले छात्रों के लिए तो ये सच में एक सुनहरा मौका है। लेकिन उन लोगों का क्या जो पहले से वहां मौजूद हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यहीं पर हमारी चर्चा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है। यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। जो लोग वर्क परमिट पर वहां काम कर रहे हैं। हाँ, जरा कल्पना कीजिए उन हजारों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और स्किल्ड वर्कर्स की जो वहां पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनके वर्क परमिट की अवधि खत्म होने वाली है।
एक एक्सपायर होता हुआ वर्क परमिट किसी के भी सिर पर लटकती तलवार जैसा होता है। बिल्कुल। लेकिन अब स्रोतों के अनुसार ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की घोषणा की गई है। जिनके वर्क परमिट खत्म हो रहे हैं उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन मिलने की प्रबल संभावना है। और साथ ही उनके लिए पीआर के नए रास्ते भी तैयार किए जा रहे हैं। ये तो रातों रात लिया गया एक बहुत बड़ा फैसला है ना? और इस फैसले की जड़ें पूरी तरह से जमीनी हकीकत और अर्थव्यवस्था की मांग में छिपी हैं। क्योंकि कनाडा में काम करने वालों की कमी है, भारी कमी है। अगर हम उनकी वर्तमान स्थिति को देखें तो हेल्थ केयर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि रिटेल में भी काम करने वालों की बहुत मांग है। और पिछले कुछ वर्षों में जो छात्र वहां गए हैं वे अब इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। वे सिर्फ छात्र नहीं रह गए हैं, वे करदाता हैं, वे किराएदार हैं और वे उपभोक्ता हैं। अगर इन लाखों लोगों के वर्क परमिट खत्म होने पर इन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए तो स्थानीय व्यवसायों और पूरी अर्थव्यवस्था में एक ऐसा गड्ढा पैदा हो जाएगा जिसे भरना रातों रात संभव नहीं है। नए लोगों को विदेश से लाना और उन्हें कनाडाई सिस्टम के हिसाब से प्रशिक्षित करना बहुत महंगा पड़ेगा। बहुत लंबी और महंगी प्रक्रिया है। इसके बजाय जो लोग पहले से वहां हैं, जिनके पास कनाडाई अनुभव है, उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन देना एक बहुत ही तार्किक कदम है। ये एक तरह से उस ब्रेन ड्रेन को रोकना है जो खुद उनके अपने सिस्टम की वजह से हो सकता था। बिल्कुल सही। और इसी आर्थिक जरूरत के बीच स्रोतों में एक बहुत ही खास हैक उभर कर सामने आया है। सुनने में शायद छोटा लगे लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। आप फ्रेंच भाषा की बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये सामने आया है कि यदि कोई व्यक्ति कनाडा में काम कर रहा है और वो फ्रेंच भाषा सीख लेता है तो उसके लिए पीआर का रास्ता बाकी लोगों की तुलना में कहीं अधिक सीधा और तेज हो जाता है। ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इमिग्रेशन का मतलब सिर्फ एक अच्छी डिग्री और जॉब ऑफर होता है, लेकिन यहाँ एक पूरी भाषा को एक प्रमुख स्किल बना दिया गया है। इस बिंदु को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कनाडा की सांस्कृतिक पहचान के सबसे संवेदनशील हिस्से से जुड़ा है। मतलब क्यूबेक और उनके द्विभाषी होने का जो इतिहास है। हाँ, कनाडा एक द्विभाषी देश है और सरकार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य ये है कि पूरे देश में फ्रेंच बोलने वाले लोगों की आबादी का एक विशेष अनुपात बना रहे। तो जब वो फ्रेंच सीखने वालों को पीआर में प्राथमिकता देते हैं तो वो केवल एक भाषा कौशल को इनाम नहीं दे रहे होते। बिल्कुल नहीं, वे दरअसल उस सांस्कृतिक ताने बाने को सुरक्षित कर रहे होते हैं जो कनाडा की एक विशिष्ट पहचान है। आज के समय में इमिग्रेशन सिर्फ खाली नौकरियां भरने के लिए नहीं रह गया। यह जनसंख्या के संतुलन बनाए रखने के लिए भी है। जब कोई व्यक्ति काम के साथ साथ फ्रेंच सीखने में अपनी ऊर्जा लगाता है तो वो सिस्टम को एक संकेत दे रहा है कि वो लंबी अवधि के लिए पूरी तरह से वहाँ के समाज में घुलने मिलने के लिए तैयार है। एकदम सही। इसे सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं बल्कि एक देश के सांस्कृतिक विजन के साथ खुद को जोड़ने के रूप में देखा जाना चाहिए। यह देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे नीतियां इंसानी व्यवहार को दिशा देती हैं। अब हम इस चर्चा के तीसरे और सबसे जटिल हिस्से पर आते हैं, जहां पूरा गणित और नीतियां आपस में टकराती हुई नजर आती हैं। यह है आंकड़ों का खेल और रिफ्यूजी स्थिति। यह हिस्सा शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अगर हम साल 2023 और 24 के आंकड़ों को देखें तो कोई भी हैरत में पड़ सकता है। स्रोतों के अनुसार कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इन 2 सालों में भारी संख्या में टूरिस्ट और विजिटर वीजा जारी किए। और सिर्फ स्टूडेंट वीजा की बात करें तो यह संख्या 8 से 9 लाख के करीब थी। 8 से 9 लाख, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इतने सारे लोग एक नए देश में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन असली पेच तब फंसा जब पीआर के कोटे को देखा गया। हाँ, क्योंकि 8-9 लाख स्टूडेंट्स और अनगिनत विजिटर्स के मुकाबले सरकार ने पीआर का जो कोटा निर्धारित किया था वो सिर्फ 5 से 6 लाख के बीच था। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो हम साफ देख सकते हैं कि ये एक क्लासिक फनल इफेक्ट है या कहें एक बहुत बड़ी बॉटलनेक की स्थिति है। मतलब प्रवेश द्वार बहुत बड़ा है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बहुत छोटा है। बिल्कुल। एक तरफ आप लाखों लोगों को अंदर ला रहे हैं लेकिन स्थायी रूप से बसने का दरवाजा छोटा रखा है। जब ये गणितीय असंतुलन पैदा होता है तो उसका सीधा असर जमीनी स्तर पर पड़ता है। जो लोग इस प्रक्रिया से गुजरते हैं उन्हें पता है कि पीपीआर यानी पासपोर्ट रिक्वेस्ट फॉर पीआर कोई आम ईमेल नहीं है। ये सालों की मेहनत और बड़े आर्थिक निवेश का अंतिम परिणाम होता है, एक गोल्डन टिकट की तरह। लेकिन जब फनल के निचले हिस्से में जगह ही नहीं बची तो लोगों के लिए ये पीपीआर हासिल करना लगभग असंभव हो गया और इसी से अफरा तफरी मची। इसे अगर हम एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें तो ये कुछ ऐसा है कि आपने एक पार्टी में 100 लोगों को बुला लिया लेकिन खाना सिर्फ 50 लोगों के लिए ही बनाया है। बहुत सही उदाहरण है। जाहिर है एक समय के बाद वहां भगदड़ मचेगी। जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने वहां पढ़ाई की, काम किया और फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ कि पीआर के दरवाजे बंद हैं तो एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। और यहीं से वो स्थिति उत्पन्न हुई जिसने पूरे सिस्टम पर एक अप्रत्याशित दबाव डाल दिया। जब सामान्य प्रक्रिया से पीआर पाना मुश्किल हो गया तो स्रोतों के मुताबिक बड़ी संख्या में लोगों ने कनाडा में रिफ्यूजी केस यानी शरणार्थी दर्जे के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया। और यह संख्या लगातार बढ़ती गई। लोग किसी भी तरह से वहां रुकने के रास्ते तलाश रहे थे। जब सीधे रास्ते बंद मिले तो सिस्टम के भीतर मौजूद अन्य कानूनी विकल्पों का सहारा लिया गया। और यहाँ हम सिर्फ तथ्य रख रहे हैं बिना किसी पक्ष विपक्ष के। और
ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसे पूरी तरह से तटस्थ होकर देखें। जब इमिग्रेशन सिस्टम में बैकलॉग एक सीमा से अधिक बढ़ जाता है और हजारों लोग रिफ्यूजी स्टेटस मांगते हैं, तो प्रशासनिक ढांचे पर भारी दबाव पड़ता है। हर एक केस की सुनवाई करना और जांच करना, इसमें सालों लग सकते हैं। ये पूरा सिस्टम जाम हो गया था। सरकार के सामने चुनौती ये नहीं थी कि कौन सही है या कौन गलत, चुनौती ये थी कि इस विशाल फाइलों के पहाड़ को कैसे पार किया जाए। ये एक ऐसा संकट था जिसे वीजा और पीआर कोटे के भारी अंतर ने ही जन्म दिया था। और शायद इसी वास्तविकता को स्वीकार करते हुए अब एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। इस डेटा और रिफ्यूजी मामलों के अंबार को देखते हुए घोषणा की गई है कि साल 2026 और 27 में लगभग 1.5 लाख रिफ्यूजी को पीआर प्रदान किया जाएगा। 1,50,000। इसका सीधा अर्थ ये है कि जिन लोगों ने उस दबाव के दौर में रिफ्यूजी केस के लिए अप्लाई किया था, उनके लिए इस नए कोटे के तहत पीआर के रास्ते खोल दिए गए हैं। ये सीधे तौर पर एक जाम हो चुके सिस्टम को खोलने की कवायद है। इसे एक प्रशासनिक क्लीन स्लेट या साफ शुरुआत की तरह देखा जाना चाहिए। जब फाइलें इतनी बढ़ जाती हैं कि सिस्टम के ढहने का खतरा हो, तो सरकारों को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। 1.5 लाख रिफ्यूजी को पीआर देना इस बात की स्वीकारोक्ति है कि वीजा और पीआर कोटे के मिसमैच ने एक अस्थिर स्थिति पैदा कर दी थी। बिल्कुल। अब इस बैकलॉग को खत्म करके सरकार अपनी मशीनरी को फिर से सुचारू रूप में लाना चाहती है। ये पूरी तरह से एक व्यवहारिक निर्णय है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरे परिदृश्य को एक साथ रखकर देखें, तो कनाडा की ये नई रणनीति एक बहुत ही जटिल संतुलन साधने का प्रयास है। एकदम सही। एक तरफ वे हायर एजुकेशन वाले टैलेंट यानी मास्टर और पीएचडी छात्रों के लिए रास्ते की सारी रुकावटें हटा रहे हैं, क्योंकि भविष्य का इनोवेशन वहीं से आएगा। दूसरी तरफ जो वर्कफोर्स पहले से वहां मौजूद है, उन्हें वो 2 साल का एक्सटेंशन देकर रोक रहे हैं, ताकि अर्थव्यवस्था चलती रहे। और तीसरी तरफ जो एक बहुत बड़ी प्रशासनिक भूल थी, जिसकी वजह से रिफ्यूजी मामलों का बैकलॉग बना, उसे वे 1.5 लाख पीआर देकर सुलझा रहे हैं। ये एक देश द्वारा अपनी प्राथमिकताओं को फिर से सेट करने का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। सुनने वालों के लिए समझना जरूरी है कि ये जानकारी सिर्फ उनके लिए नहीं है जो कनाडा जाना चाहते हैं। हाँ, ये समझने के लिए भी है कि कैसे बड़े देश अपनी आर्थिक जरूरतों के अनुसार रातों रात दिशा बदल सकते हैं। कैसे एक छोटी सी नीतिगत पहल, जैसे कि फ्रेंच भाषा को बढ़ावा देना, किसी का भविष्य तय कर सकती है। नीतियां कभी भी पत्थर की लकीर नहीं होती, वे हमेशा बदलती हुई दुनिया के प्रति एक प्रतिक्रिया होती है। ये वाकई में इस विषय के हर एक पहलू को गहराई से समझने का एक शानदार अनुभव रहा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जब हम इस पूरे इमिग्रेशन इकोसिस्टम को देखते हैं। जरा विचार करें। जी बताइए। जब कोई भी देश स्थायी नागरिकता देने के लिए भाषा जैसे कि फ्रेंच और विशेष स्तर की उच्च शिक्षा को एक मुख्य मापदंड बना लेता है, तो इसका भविष्य पर क्या असर होगा? ये एक बहुत ही गहरा विचार है। आने वाले 1 या 2 दशक में उस देश के अप्रवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान और बनावट में किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां केवल एक खास तरह के विशिष्ट कौशल वाले लोग ही प्रवेश पा सकेंगे? और अगर ऐसा है, तो यह उस विविधता को कैसे प्रभावित करेगा जो ऐसे देशों की पहचान रही है? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो इस विषय को एक नई दिशा देता है और सोचने पे मजबूर करता है। आज की इस विस्तृत चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि जानकारी केवल डेटा तक सीमित न रहे, बल्कि वह एक स्पष्ट समझ में बदल जाए। जो लोग इस विषय में रुचि रखते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वे इन नीतियों के पीछे के कारणों पर नजर बनाए रखें। इस चर्चा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई चीजें सीखते रहें और दुनिया को नए नजरिए से देखते रहें। नमस्कार।